हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज मैं आपका टीचर, आपका फ्रेंड मयूर आपके साथ हूं नए टॉपिक हमारे काइनेटिक एनर्जी के साथ। आई हैव गिवन यू ऑलरेडी द वीडियोज ऑन एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। वॉट इज काइनेटिक एनर्जी? तो ये आसान तरह की एनर्जी है, इसको हमें समझने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। द रीजन बिहाइंड इज क्योंकि ये इस एनर्जी का इफेक्ट हम इजिली अपनी लाइफ में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी पर्टिकुलर हाइट से गिराते हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, it will produce a sound energy and heat energy also over there. Why? जबकि हम लोगों ने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब एक प्लेयर के हाथों में बॉल आकर कैच करता है, वो बॉल उसके हाथों में आकर टकराती है, देन व्हाट विल हैपन? देन इट्स हैंड्स गेट हर्ट, उसके हाथों पर चोट लगती है, उसके हाथों पर एहसास होता है कि कोई चीज आकर उससे टकराई है। Why? Because a moving ball has kinetic energy. So those all objects which are in the position of movement, जो already motion में होते हैं, so motion करते समय the energy possessed by an object due to its motion, that is called kinetic energy. So simply इसकी definition इतनी सी बन जाती है, the energy possessed by an object ड्यू टू मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से जो एनर्जी वो ऑब्जेक्ट कैरी करने लगता है, दैट विल बी कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। अब ऑब्जेक्ट के मोशंस बहुत सारी तरह की हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसकी मोशन को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कह सकते हैं। तब वो जो काइनेटिक एनर्जी कैरी करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट पर है, अगर ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया गया है, जैसे कि डोर्स को जब हम मूव कराते हैं, देन दे विल नॉट डिस्प्लेस देयर पोजीशन, देन दे रोटेट ऑल अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट, सो दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन एंड द एनर्जी कैरीड बाय सच ऑब्जेक्ट्स विल बिकम एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एंड द थर्ड फॉर्म इज अगर ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, then the kinetic energy possessed by such object is called vibrational kinetic energy. So these are the three forms of kinetic energy: translational, rotational and vibrational. These are the forms on the behalf of the motion of the particle. जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पार्टिकल्स हैं, वो मोशन किस तरह से कर रहे हैं, उनके बिहाफ पर ये तीन फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होते हैं। ओके, नाउ व्हेन साइंटिस्ट हैव डन सम एक्सपेरिमेंट्स, तो उनको ये बातें मालूम हुई कि काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। और इन्हीं दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर। इट मींस इस वाले रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं? इफ द मास गेटिंग डबल्ड, मास इज डबल्ड, देन व्हाट हैपेंड विद द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट्स डबल्ड। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी या स्पीड के टर्म्स में, वेलोसिटी इज डबल्ड, देन द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं v स्क्वायर है, डबल करने का मतलब होता है 2, और जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4। देन द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर्स मास एंड वेलोसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो दोनों है। मास आप बढ़ाओगे किसी ऑब्जेक्ट का, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर अब आपको उसको एक्सप्लेन करना है तो एक ऑब्जेक्ट है, आप एक छोटी बॉल कंसीडर करिए, क्रिकेट बॉल और एक फुटबॉल। क्रिकेट बॉल अगर आप किसी पर्सन को थ्रो करके मारते हो तो उसको कम चोट लगेगी कंपैरिजन टू द फुटबॉल, बिकॉज फुटबॉल का मास ज्यादा है कंपैरिजन टू द क्रिकेट बॉल।
ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द मास बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू मास। एंड द सेकेंड थिंग इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, सपोज इफ वी आर क्लैपिंग with our hands, then what will happen, हम जितनी जल्दी जल्दी जितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक कराएंगे साउंड एनर्जी उतनी जल्दी जल्दी आएगी बिकॉज द एनर्जी कन्वर्जन इज मूविंग फास्टर। बट जितना हम धीरे, जितना कम वेलोसिटी से लाएंगे तो साउंड एनर्जी भी उतना ही कम प्रोड्यूस होगी। साउंड एनर्जी प्रोड्यूस क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। इसी वजह से अगर हम इस वेलोसिटी को या स्पीड को कम कर देंगे देन द काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज। सो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट द यूनिट फॉर काइनेटिक एनर्जी, द एसआई यूनिट फॉर काइनेटिक एनर्जी इज जूल। एसआई, ये जो एसआई वर्ड है दैट इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। हमेशा हम लोग जो यूनिट्स के सिस्टम्स है वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जगहों पर अलग तरह से यूटिलाइज होते हैं, बट लेकिन आज हम लोग जानते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स, काफ़ी सारे जो रिसर्च पर्पस हैं वो अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट मिलकर एक साथ पूरा कर रहे हैं। तो अगर साइंस में कोई एक स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाएगा तो कई जगहों पर प्रॉब्लम्स आएंगी, कई जगहों पर डाउट्स होंगे, कंफ्यूजन्स होंगे कि कौन सा यूनिट सिस्टम सही है, कौन सा गलत, कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट है। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे यहाँ साइंस में सिर्फ एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट और उसके अलावा बाकी अदर यूनिट्स हमारे पास है, उसमें हम पढ़ लें, बट हम अप्लाई कौन सा करते हैं? हमेशा एसआई। एसआई यूनिट साइंटिस्ट का बनाया हुआ एक ऐसा सिस्टम है यूनिट्स का जिसमें हर यूनिट की जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी यूनिट को फिक्स कर दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग हम यूनिट बनाते हैं। लास्ट वीडियो में जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट बनाते हैं, तो उसी तरह यहां पर आज हम काइनेटिक एनर्जी की यूनिट बनाने की बात करते हैं। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की यूनिट बनाने की, देन वी हैव टू टेक इट्स फॉर्मूला। अभी अभी मैंने आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा है K इज इक्वल टू हाफ mv², हमें उस फॉर्मूले को यूटिलाइज करना होगा। तो ध्यान से देखिए हम किस तरह उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सपोज वी राइट K इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ इज अ कांस्टेंट तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी। m है मास, मास की यूनिट किलोग्राम। v है वेलोसिटी या स्पीड, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, बिकॉज v का स्क्वायर है इसलिए यहां स्क्वायर लग गया। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये रिलेशन आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी रिलेशन को क्या कहा जाता है? जूल। कल जब मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में जब हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूनिट निकाली थी तो भी यही यूनिट आई थी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम जूल कहते हैं। तो ये हो जाती है बात किसकी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी की। द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। तो इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी की यूनिट को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। एग्जाम में अगर आपके, देखो बेटा ये चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, आप 1 जूल को 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हो। आप सोच रहे होगे इस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है, हम सीधे सीधे जूल याद रखें, इतनी बड़ी यूनिट हम क्यों याद रखें? बेटा आज तो नहीं, लेकिन जैसे ही आप 11th क्लास में जाओगे आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम होगा डायमेंशनल एनालिसिस। तो इस चैप्टर के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि कोई भी क्वांटिटी है, आप उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज या किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्लेन करो, देन यू विल नॉट बी एबल टू गिव द आंसर, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा। लेकिन अगर ये नॉलेज आपको एक बार गेन हो गई, और ये आते कैसी है नॉलेज? विद द हेल्प ऑफ इट्स बेसिक फॉर्मूला। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आपको यूनिट्स चाहिए फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में, आप उसके बेसिक फॉर्मूले को अप्लाई करिए, यू विल गेट इजीली इट्स यूनिट। तो ये बात हो गई काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट की। सीजीएस यूनिट भी होती है, जूल के साथ जो होती है सीजीएस यूनिट वो हो जाती है अर्ग, ERG। सो द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग वो देख लीजिए क्या होता है। 1 जूल का मतलब होता है 1 किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही चीज अगर हम सीजीएस यूनिट में बात करें, सीजीएस यूनिट मैंने आपको बताया अर्ग होती है, तो सीजीएस यूनिट अर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, किलोग्राम की जगह आ जाएगा ग्राम, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, और टाइम की यूनिट सेम रहती है। मतलब 1 अर्ग को हम ये कह सकते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है वो देखिए। किलोग्राम को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे यू कैन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। मीटर स्क्वायर को जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4, और अपॉन में कोई भी चेंजेस नहीं क्योंकि सेकंड एज इट इज रहेगा। तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 टू द पावर 7। तो एक तरह से ये रिलेशन बन गया बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कह लो या किसी भी तरह की एनर्जी कह लो, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये रिलेशनशिप है बिटवीन द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। आफ्टर दैट वी कैन टॉक अबाउट द फॉर्मूला। ये जो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ये कहां से आया है, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो क्लास 6 से 8 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम एक जगह पर होगी, वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, तो वो आप आगे के लिए अपने लिए एग्जैक्टली मतलब जब आगे 9th क्लास में आप जाओगे तो वो चीज आप इजीली समझ सकते हो। अभी वो एक स्टेप आप मेमोराइज कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया ऑब्जेक्ट का जो भी मोशन की वजह से एनर्जी कैरी करता है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें वर्क के टर्म्स में, क्योंकि हम जानते हैं वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि स्टेशनरी है मतलब जीरो वेलोसिटी पर रखा है, जीरो वेलोसिटी से वी वेलोसिटी तक पहुंचाने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को 0 मीटर पर सेकेंड से v मीटर सेकेंड तक पहुंचाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट पर, दैट वर्क विल कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कौन सा वर्क बेटा, उसे 0 से v तक लाने में। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखेंगे फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट S। अभी तो हम इसका मतलब कह सकते हैं कभी अगर हमें किसी क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पता हो सिर्फ, तब भी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा K का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर ही लगाओ आप। न्यूमेरिकल में जैसी नीड होती है, फिजिक्स की यही खासियत है कि इसमें कई तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। अब अगर आपको न्यूमेरिकल में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पता है तो ऑब्वियसली आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, बट यहां पर हमारा टारगेट है K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर बनाना। तो वो देखिए कैसे बनेगा। उसके लिए मैं F और S को कन्वर्ट करूंगा। F का मतलब है फोर्स। फोर्स का मतलब हो गया आपने न्यूटन का सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तो F की वैल्यू आ गई। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं S की। S क्या है बेटा, S है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हम जैसा कि हमारा टारगेट है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म्स में बनाना, तो अब क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स इस स्टेप पर ध्यान दें। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप होती है, दिस इज कॉल्ड एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आप एक स्टेप मेमोराइज कर लीजिए, बाकी डेरिवेशन पूरा आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बेसिकली फाइनल वेलोसिटी, v का मतलब है यहां फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और s है डिस्प्लेसमेंट। v स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और ये रहेगा 2as। सो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2as, यहां से s की वैल्यू आ गई v स्क्वायर अपॉन 2a। हमारे पास s की वैल्यू आ गई है, हमारे पास f की वैल्यू आ गई है, दोनों वैल्यूज को यहां प्लेस करिए। ma मल्टीप्लाई v स्क्वायर अपॉन 2a, a विल बी कैंसल्ड,
mv² अपॉन 2, और इसी को सेपरेट करके हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू हाफ mv²। दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, k इज इक्वल टू हाफ mv²। तो जो क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स होंगे उनको बस ये लाइन थोड़ा सा याद रखनी होगी, और जब वो क्लास 9th में पहुंच जाएंगे देन दे विल रीड इक्वेशंस ऑफ मोशंस। बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या है, ये हमारे वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप बनाने के लिए इक्वेशंस होती हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं इस इक्वेशन में जो फाइनल वेलोसिटी थी वो तो हमें नहीं मालूम थी v, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, और बाकी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट a और s रहेंगे। तो यहां से हमने s की वैल्यू निकाल ली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म्स में, फोर्स की वैल्यू मास और एक्सेलरेशन के टर्म्स में पहले से थी, उन दोनों वैल्यूज को f इंटू एस में रख दिया, हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो ये बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है। अब अगर आपको डेरिवेशन क्लियर हो गया, कभी भी आप न्यूमेरिकल से नहीं डरोगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखनी, जो मैं सोचता हूं कि आपको मालूम होनी चाहिए, द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम भी क्योंकि उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में होता है। व्हाट इज मोमेंटम? जिस भी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, समझ जाइए उस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम है, और जिस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होता है। दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू नो द डिफरेंस, नो द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। याद रखिएगा, मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। सो अगर हम मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन चाहते हैं तो यहां से जो p इज इक्वल टू mv फॉर्मूला है, यहां से अगर हम v को सब्जेक्ट बनाते हैं तो v के लिए सब्जेक्ट बनकर p अपॉन m आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू p अपॉन m होल स्क्वायर। सॉल्व कराएंगे, k इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू पी स्क्वायर बाई m स्क्वायर। एक m कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू आ गई p² अपॉन 2m। ये रिलेशनशिप बन गई है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच। ध्यान दीजिएगा, इस रिलेशनशिप से एक बात आपको और नजर आ रही होगी, यहां पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशनशिप देखो तो ये बन गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम लोग ये फॉर्मूला देख रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मास के साथ था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जब ये वाला रिलेशन देख रहे हैं तब काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस रिलेशन, इन दोनों रिलेशन से हमें एक बात पता चलती है, एक और खास बात, एक और प्रॉपर्टी, कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, when the velocity remains constant then the mass is directly related to kinetic energy, but when the momentum is constant then the mass is inversely related to the kinetic energy। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि जब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तब काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इनवर्सली रिलेटेड होगी, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तब काइनेटिक एनर्जी मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। ये छोटी छोटी बातें आपको आगे परेशान करेंगी। इन्हीं में अगर डिफरेंस नहीं आया तो क्या फिजिक्स आई? अब हम लोग सिर्फ चीजें अगर रट के पढ़ेंगे कि हाँ काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमेशा वही रहे, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसे रिलेशंस आगे आपको फिजिक्स में कई सारे मिलेंगे कि जब वो डिपेंड करता है हम किस क्वांटिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं, देन ओनली वी कैन डिसाइड दैट कि कैसा रिलेशन होगा। तो याद रखिएगा, मोमेंटम जब कांस्टेंट तो मास के साथ कैसा रिलेशन, इनवर्सली, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो मास के साथ काइनेटिक एनर्जी का कैसा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन। ये भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। तो इस तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी को देखा कि काइनेटिक एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या बेस है। बहुत सारे तरह के एग्जांपल्स हैं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के। अ मूविंग कार हैज अ काइनेटिक एनर्जी, अ मूविंग बॉल हैज अ काइनेटिक एनर्जी। और याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी से ही जितनी भी दूसरे टाइप की एनर्जीज हैं वो ज्यादातर कन्वर्ट होती हैं। अगर मैं थर्मल पावर प्लांट की बात करूं, थर्मल पावर प्लांट की, तो एक थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोयला लिया जाता है, कोल को गर्म किया जाता है, उसकी गर्मी से वाटर को बॉईल किया जाता है, देन दैट वाटर विल प्रोड्यूस स्टीम, और उस स्टीम को पाइप्स के थ्रू टरबाइंस पर थ्रो किया जाता है।
तो वो स्टीम हाई एनर्जी, हाई वेलोसिटी के साथ जब टर्बाइंस को रोटेट कराती हैं, देन द एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर भी ओवरऑल देखें तो जो स्टीम की काइनेटिक एनर्जी थी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द टर्बाइंस। इसी तरह अगर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लें तो उसमें रिजर्वायर में हम लोग पानी कलेक्ट करते हैं विच हैज पोटेंशियल एनर्जी। जब वो पानी एक हाइट पर से गिराया जाता है, एक अच्छी खासी हाइट से उसे गिराया जाता है, देन दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू दैट काइनेटिक एनर्जी द टर्बाइंस स्टार्ट रोटेशंस। So this is said as the conversion of kinetic energy into electrical energy। तो हम लोग ज्यादातर कहीं पर भी देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से ही और सारे इफेक्ट्स होते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्राइक कराइए ग्राउंड पर, एक जब बॉल को हम लोग पटकते हैं ग्राउंड पर तो दो एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी ऑल्सो। आप बॉल को लगातार पटकते रहिए जमीन पर, कुछ देर बाद आप देखोगे बॉल की वो सरफेस थोड़ी सी गर्म हो चुकी होगी, उसका टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। इट मींस द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। जितने भी हम अपने आसपास के एग्जांपल्स ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी उनमें कहीं ना कहीं जरूर प्रेजेंट रहती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो। एंड तक वीडियो ये देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और अगले वीडियो को मेरा वेट करिए, और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। If you will face any problem, then don't hesitate, leave your problem in your comment box. Thank you.